झारखंड विधानसभा के सभागार में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की झारखंड शाखा की बैठक में आप सभी माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि अभिभावकगण, आप सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार। यह बैठक कोरोना महामारी के कारण लगातार टलती रही। नियमानुसार इसे 2021 में कर लिया जाना चाहिए था, परंतु कोरोना महामारी के कारण उपजे परिस्थितियों के कारण इस बैठक को विलंब से करना पड़ा। माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हम सब जानते हैं कि हमारा देश का एक लिखित संविधान से संचालित होता है, परंतु भारत उन देशों में शामिल है जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, जिसको वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के रूप में जानते हैं, को अपनाया गया है। यह व्यवस्था लिखित संविधान के साथ साथ अनेकों परंपराओं के माध्यम से चलती है, जो पिछले लगभग 800 वर्षों में ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाहर विकसित हुई। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना वर्ष 1911 में की गई और आज यह 67 देशों का भव्य संगठन है एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघ है। हमारा देश भारत के इस संघ में उपस्थिति का महत्व इसी तथ्य से पता चलता है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कुल 31 शाखाएं हमारे देश में है, जो नाइजीरिया के बाद सबसे ज़्यादा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष 1921 में इस संघ की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष संसद भवन का प्राचीर का निर्माण प्रारंभ हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद केंद्रीय विधानसभा में संख्या बल ज़्यादा हो गई और उनकी बैठक तत्कालिक वायसराय हाउस, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, वहाँ आयोजित की जानी संभव नहीं थी। तो ऐसे परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 1921 ही वह साल था जब हमारे देश में संसदीय परंपराओं की शुरुआत की गई थी और यह हमारा सौभाग्य है कि उस महान परंपरा के 100 वर्ष में कि न केवल हम साक्षी हैं बल्कि उस महान परंपरा का भागीदार भी हैं। माननीय सदस्यगण, 100 वर्षों के इस महान संसदीय परंपरा को अनेकों महान व्यक्तियों ने समृद्ध बनाया है, चाहे वे गोपाल कृष्ण गोखले हों, देशबंधु चित्तरंजन दास हों, विट्ठल भाई पटेल हों, या आज़ादी के बाद अनेकों महान सांसद और विधायक हों, जिन्होंने इस परंपरा को जीवंत बनाए रखा और अपने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की पिछले साल की नवंबर माह में आयोजित बैठक में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में भी भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में कुल 11 संकल्प पारित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान पारित संकल्प संख्या 7 का उद्धरण मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से ये संकल्प लिया गया है कि इन 5 विषयों पर समुचित कार्रवाई की जाए। 1 नंबर, विधानमंडलों की कार्रवाई की सुचारू एवं निर्बाध संचालन। 2, विधानमंडल के नियमावलियों में एकरूपता। 3, विधायिकाओं की वित्तीय सहायता। 4, संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा एवं 5वां, विधायिका में समितियों की तंत्र की समीक्षा। माननीय सदस्यगण, यह मंच इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस मंच के माध्यम से वर्तमान विधायकगणों को पूर्व के विधायकों से संवाद का एक अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। अंत में मैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर जी की बात से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा
मावलंकर जी ने अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में, ग्वालियर में आयोजित सम्मेलन में वर्ष 1953 में कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र के लिए हमें सिर्फ संविधान और सभा को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें अपने विधायकों में वास्तविक लोकतांत्रिक भावना जागृत करनी होगी। अगर इस मूलभूत भावनाओं को ध्यान में रखा जाए तो हमें यह स्पष्ट होगा कि यद्यपि महत्वपूर्ण विषयों का निराकरण बहुमत से किया जाएगा, परंतु संसदीय लोकतंत्र को केवल संख्या बल का हिसाब रखने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अब अंत में मैं आप सबों को अपने तरफ से आभार व्यक्त करते हुए सभा सचिव को वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माननीय सभापति सीपीए झारखंड शाखा एवं सीपीए झारखंड शाखा के सभी माननीय सदस्य, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा के वार्षिक आम बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 111 है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन है तथा प्रति वर्ष झारखंड शाखा के ब्रांच मेंबरशिप शुल्क सीपीए मुख्यालय लंदन में भेजनी पड़ती है। वर्ष 2021 में सीपीए मुख्यालय लंदन से झारखंड शाखा का सदस्यता शुल्क की राशि 5,561 स्टर्लिंग पाउंड भेजने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जो भारतीय मुद्रा में 5,52,925 रुपये होता है, जिसे जमा करा दिया गया है। वर्ष 2021 में माननीय सदस्य झारखंड विधानसभा श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री किशुन कुमार दास, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, श्री भूषण तिर्की एवं श्री निरल पूर्ति सीपीए झारखंड शाखा के सदस्य बनाए गए हैं, जिनसे प्राप्त कुल राशि 3,500 रुपये सरकारी कोष में जमा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के निमित्त अंशदान सदस्यता शुल्क के रूप में 5 लाख रुपये सीपीए इंडिया रीजन न्यू दिल्ली को भुगतान करने हेतु सीपीए सेल लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से भी प्राप्त हुआ, जिसे जमा कर दिया गया है। माननीय सभापति, सीपीए झारखंड शाखा के मार्गदर्शन में शाखा का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीपीए झारखंड शाखा के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उस प्रतिवेदन को हम लोग देख भी रहे हैं। अगले वर्ष की बैठक में भी हमने इस सभा सदन में बात रखा था कि जो सदस्य हैं और ये संसदीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इनका मुख्यालय लंदन है। प्रति वर्ष अंशदान के रूप में 5 लाख इस बार जो दिया गया है 5,52,925 और अपने भारत देश में यहाँ पर अंशदान के रूप में 5 लाख रुपये दिया गया है। हम लोग चाहते हैं, खास करके मैंने अगला बार भी ये प्रस्ताव रखा था कि साल में एक बार बैठक सिर्फ होता है, बाद बाकी इनका क्या कार्यवाही है या सदस्यों का कहीं भी भ्रमण नहीं होता है। हमने ये भी प्रस्ताव दिया था कि अगर संघ में राशि नहीं है और अगर सदस्य चाहते हैं कि हम अपने जो हमारा मुख्यालय है मुख्यालय जाए या अन्य देशों में जहां पर यह संघ कार्य कर रही है, तो बेहतर रूप से हम लोग कहीं न कहीं भ्रमण करें। तो शायद अगली बार जो बैठक में प्रस्ताव रखा था, साहब लोग बोले थे कि उस पर विचार होगा। हम पुनः उस बात को रखना चाहते हैं, काफी गंभीरता से हम चाहेंगे कि सब लोगों का चेयरपर्सन का इस पर कहीं न कहीं आवाज से हम लोग चाहते हैं कि मुख्यालय के साथ साथ अन्य देशों में जो हमारा यह संघ का कार्यालय है या क्रियाकलाप है, उनको हम लोग भ्रमण करके जानने का प्रयास करें। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों को नमस्कार। एक अच्छा अवसर है जब के पूर्व विधायक, वरीय सदस्य, वर्तमान विधायक में से जो सदस्य हैं वे सभी एक बार मिलते हैं। और यह संगठन जैसा आपने बताया
एक ऐतिहासिक संगठन है। कितनी सक्रियता से यह संगठन काम करता है, इसके बारे में इसकी बैठकें साल में एक बार कहीं आयोजित होती है, उसमें माननीय सभा अध्यक्ष शिरकत करते हैं। तो जो विचार के उसमें बिंदु आते हैं वो हम लोग को लिखित रूप में भी मिलते हैं, मगर कोई एक ऐसा सिस्टम रहता, यहाँ भी 111 सदस्य हैं, तो इनका भी एक छोटा समूह बन जाता जो उन सब चीज़ों को देखता, जैसे माननीय राजेश रंजन जी ने भी कहा, उसकी संभावनाएं क्या हैं, वो कैसे हो सकता है, इसके बारे में विचार करता, सभी से संपर्क रखता। एकाध कोई ऐसे भ्रमण के सामूहिक कार्यक्रम इस देश के अंतर्गत भी हो जाते, जैसे अभी आपने 3-4 बिंदु बताया था कि जो हमारे विधानमंडल हैं उनकी समरूप एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश के जितने राज्य हैं उन राज्यों में विधानसभाओं का चुनाव तो एक ही जैसा होता है, मगर उनके संचालन में विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं। एक अध्ययन हो जाता है कि किस राज्य में किस तरह से विधानसभा का संचालन होता है और कौन उसमें बेहतर है। एक प्रयास हम लोग करते हैं कि उससे भी कुछ जानकर सीख कर अपने यहाँ कोई परिवर्तन संभव हो तो हम लोग ये करते। एक और महत्वपूर्ण बात माननीय सभाध्यक्ष जी ने भी अपने संभाषण के क्रम में कहा, विधानसभा की जो समितियां हैं उन समितियों के बारे में भी एक पुनर्विचार करना चाहिए कि समितियां जिस प्रकार से काम करती हैं उस प्रणाली में भी कुछ परिवर्तन की जरूरत है कि नहीं है, और उन्हें सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। कहा जाता है कि ये लघु विधानसभा के रूप में समितियां काम करती है जब विधानसभा सत्र में नहीं रहता है। तो इन समितियों की अनुशंसाओं के प्रति सरकारें कितना गंभीर हैं, जो विषय समितियों के सामने आते हैं उसके बारे में हमारी कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं या जो सरकार है वह सरकार इसे किस रूप में लेती है। विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्ताव आते हैं, ध्यानाकर्षण आते हैं, कई माध्यम है जिनके माध्यम से जनहित की बातों को रखा जाता है। तो इसके बारे में भी एक विचार होना चाहिए, जिनको जवाब देना है या जिस उद्देश्य से ये सब कार्य प्रणाली के अंग बनाए गए हैं ये कार्यक्रम, तो ये उद्देश्य इससे कितना पूरा हो रहे हैं। एक विधायक के नाते हम लोग विधानसभा के भीतर जो चर्चा करते हैं उस चर्चा का कितना प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। कभी कभी लगता है कि सरकारें उत्तरदायी होती है विधानमंडल के प्रति या विधानसभा के प्रति, मगर व्यवहारिक रूप में जब हम लोग देखते हैं तो लगता है कि सरकारें ही अपने प्रभाव का ज़्यादा उपयोग करती हैं विधानसभा में जो बातें रखी जाएं उनके संदर्भ में। और कई बार यह भी लगता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी विधायक हैं, सभी प्रश्न पूछते हैं, सभी अपनी बातें करते हैं, मगर अंत में जब व्हीप हो जाता है तो सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वहाँ ये जो अवधारणा है, अवधारणा समाप्त हो जाती है, मूर्त रूप नहीं ले पाती है। तो कई कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर विधानसभा के सदस्य एक साथ हों और सरकार जो कार्यपालिका का अंग हो जाती है उसके जो सदस्य हैं उनको छोड़कर बाकी लोग कैसे कई बिंदुओं पर हम सहमति बनाएं ताकि हमारी समितियां भी ठीक से काम करें और विधानसभा में भी काम अच्छी तरह से हो। आजकल हम सभी देखते हैं कि विधानसभा का संचालन करने में जो भी माननीय अध्यक्ष रहते हैं उनको कितनी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने कार्यमंत्रणा समिति की व्यवस्था की है, हम बैठते हैं कार्यमंत्रणा समिति में, और कार्यमंत्रणा समिति कभी कभी लगता है ये कोई औपचारिकता मात्र हो जाती है बैठने के लिए, और सदन के ऊपर कार्यमंत्रणा समिति में लिए गए निर्णयों का कोई व्यवहारिक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। हम लोग कई बार इस बात की चर्चा करते हैं, चाहे विधायक किसी भी दल के हों। ये बात होती है कि प्रश्नकाल को किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल के माध्यम से ही जनता के सवाल सीधे सरकार के सामने आते हैं और प्रश्नकाल बढ़िया चलता है, पूरक पूछे जाते हैं, तो सरकार का पूरा तंत्र जब विधानसभा चलती है तो उसमें एक पैर पर खड़ा रहता है कि पता नहीं विधानसभा में कौन सा ऐसा सवाल आ जाए
जिसके माध्यम से हमको कठिनाई हो जाए, उसके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन देने में सदन के सामने। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में ये जो हम लोगों का संघ है, जिसकी बात हम लोग बैठक कर रहे हैं, उससे भी अपने विचार आए, ताकि हम आगे सुचारू रूप से इस संसदीय प्रणाली की एक आवश्यक जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकें। और हम लोग एक बार बैठते हैं तो उसमें भी कितनी चीज़ें होंगी, कितनी चीज़ें नहीं होंगी, पर क्या होना चाहिए इसके बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए। एक सदन के जो सभाध्यक्ष हैं उनके जो अधिकार हैं, संविधान में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनके आलोक में एक बार उनको भी व्याख्यायित करना चाहिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये 3 आधार स्तंभ अंग माने गए हैं हमारी संसदीय व्यवस्था के। इन तीनों में कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं उनका महत्व, न्यायपालिका के जो प्रमुख हैं उनका महत्व और विधायिका के जो प्रमुख हैं और इनके जो उपांग हैं, समितियां हैं, उनका कितना महत्व है। एक बार हम लोगों को लगता है कि इस पर एक बार विचार होना चाहिए ताकि सदन समुचित चले। सरकार हो या न्यायपालिका हो, अगर हम विधायिका के भीतर किसी बिंदु पर विचार करते हैं तो एक बार उनको भी उसका समादर करना चाहिए, देखना चाहिए कि विधानसभा ने इस पर कोई रूलिंग दिया है, इस पर कोई व्यवस्था दी है। एक दो चीज़ें हों, ये कैसे होगा इसके बारे में अनेक मत हम लोगों के सामने आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी माननीय सभाध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय स्वायत्तता विधायिका को नहीं है। विधायिका जो बजट बनाती है वो बजट अंततः सरकार के वित्त विभाग। दुनिया में लोकतंत्र के अलावे कुछ दूसरी संस्थाएं भी अपने तरह से कांग्रेस सरकार या अन्य लोग या इंग्लैंड में परंपरागत शासन चलता है। भारत में पार्लियामेंट सर्वोच्च है, विधायिका का स्थान सर्वोच्च है। जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों में आपसी तालमेल से सरकारें चलती है, लेकिन सर्वोच्च पार्लियामेंट विधायिका, क्योंकि उसी को यह निर्णय करना है कि अन्य विंग के लोग कैसे क्या काम करेंगे। हमें याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में जो निर्णय दिया था उसे पार्लियामेंट ने 1 मिनट में न्यायपालिका, कार्यपालिका को विधायिका के अनुरूप ही काम करना है। हमें यह भी याद रखें कि 71 में जो चुनाव हुआ था भारत में 5 वर्षों के लिए हुआ था। इन इमरजेंसी लगाने के बाद तो 5 को 6 बढ़ा जाए तो सर्वोच्च तो न्यायपालिका और कार्यपालिका भी द्वंद होता है। पार्लियामेंट की सिस्टम में सर्वोच्च पार्लियामेंट, हम विधायकों को ये प्रशिक्षित किया जाए न्यायपालिका और कार्यपालिका अपना काम ठीक ढंग से करती है नहीं, ये देखना विधायिका का काम। कार्यपालिका को कार्य करना है, इनको वही करना है जो विधायिका चाहती है। न्याय के क्षेत्र में भी जो बोलते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि न्यायाधीशों की तनख्वाह चाहे देनी हो या इनका कितने दिन काम करेंगे। 58 वर्ष पहले था सर्विस, फिर 60 वर्ष किया गया जजों का। तो विधायिका पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट सर्वोच्च, इसलिए हमें जो ये संस्था है विभिन्न देशों में विभिन्न लोगों के संविधान को देखना, देशों को देखना, उसकी कार्य पद्धति को देखना, वहाँ की न्यायपालिका कार्यपालिका में क्या संबंध है विधायिका का, ये अध्ययन करने के लिए कभी कभी दूर में, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, कमेटी बना के आप जा सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि हम लोग का ज्ञान वर्धन हो सके। इसी के साथ जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष सह सभापति राष्ट्रमंडल संसदीय संघ झारखंड शाखा, माननीय सभी सीपीए के मेंबर्स, मैं राधाकृष्ण किशोर एक्स एमएलए मेंबर सीपीए, बहुत कम समय में
महत्वपूर्ण बिंदु पर अपनी बात आप सबों के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए और विशेषकर विधायिका किस प्रकार शक्तिमान हो, इसलिए कि लोकतंत्र का मूल अंश विधायिका है। विधायिका कमजोर हुआ तो लोकतंत्र के सारे तंत्र कमजोर हो जाएंगे और इसी उद्देश्य से विधायिका की मजबूती के दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना की गई। झारखंड हम उसका एक ब्रांच है। इसकी उपयोगिता कितनी सिद्ध हो पाई है झारखंड में, ये आज के बैठक से ही पता चलता है कि जहां 111 सदस्य हैं झारखंड शाखा में, वहां हमारी उपस्थिति क्या है। मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं बिहार विधानसभा से लेकर झारखंड विधानसभा में भी संसदीय संघ झारखंड शाखा का आजीवन सदस्य हूं। वर्ष में एक बार बैठक होती है और सभापति महोदय जो सीपीए की बैठक के लिए जाते हैं, वार्षिक बैठक में वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं, बताते हैं, जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई महत्वपूर्ण बातें सिद्ध होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है सीपीए की बैठक में। झारखंड एक नवसृजित प्रदेश है। 22 वर्ष हुए, 21 वर्ष हुए राज्य की स्थापना हुए। विधायिका कितनी मजबूत है, इस संदर्भ में माननीय सदस्य सरयू राय जी ने भी प्रकाश डाला, अनंत ओझा जी ने भी प्रकाश डाला। मैं अपने विचारों से आप सबों को अवगत कराना चाहता हूं। लाखों करोड़ रुपए के बजट बने, वित्तीय व्यवस्था पर विधायिका का क्या नियंत्रण रहा, राजस्व की क्या उपलब्धि रही, केंद्र सरकार से मिलने वाले अंशदान राशि हमें मिली कि नहीं मिली, विधायिका और कार्यपालिका में कितना समन्वय है झारखंड में। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत बिंदु हैं जिस पर विधायिका को गौर करना चाहिए। मैं प्रारंभ से कहता रहा हूं, सभी लोग बैठक में इस बात को रखते हैं कि विधानसभा की समितियों को और शक्ति देने की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं स्थल अध्ययन यात्रा के नाम पर बैठकों में, और बैठक का जो परिणाम आता है उसका क्रियान्वयन कहां तक होता है। क्रियान्वयन नहीं होता है तो वास्तविकता तो यही है कि वो संचिकाओं में धूल चाट रही होती है विधानसभा के प्रतिवेदन। तो क्या विधायिका का हश्र यही होगा? बहुत सारी समस्याएं हैं। हम कहां खड़े हैं 21 वर्षों में, इसका आकलन आवश्यक है। विधानसभा एक प्लेटफॉर्म है जहां इसकी चर्चा सत्र के दरमियान होती रहती, लेकिन विधानसभा की गरिमा में भी कमी आई। मैं ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं करता। आज ही समाचार पत्रों में मैंने देखा कि बजट सत्र चल रहा है, बजट पर वाद विवाद हो रहा है।
और सरकारी अधिकारी ऑफिसर्स गैलरी में उपलब्ध नहीं थे। ये जो कोऑर्डिनेशन है कार्यपालिका और विधायिका का, इस पर आखिर नियंत्रण कौन करेगा? क्या विधायिका इतना कमजोर हो गई है? विधायिका मजबूत है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। इसके लिए मैं इस सभा से आग्रह करूंगा कि इन सब बिंदुओं पर सीपीए झारखंड ब्रांच की एक कार्यशाला होनी चाहिए, जहां एक्स एमएलए जो इसके मेंबर हैं वो भी शेयर करें अपने अनुभव को, वो भी दे, और इस प्रकार के बैठक में कार्यपालिका और विधायिका के दोनों सदस्य उपलब्ध रहे। तो मैं समझता हूं कि सीपीए का जो मूल मंत्र है कि विधायिका की शक्ति और उसके अस्तित्व को बनाए रखना और देश दुनिया में ऐसे विषयों पर जो बातें हो रही है उस पर चर्चा करना और उसका सार्थक सफल परिणाम ढूंढना, मैं समझता हूं कि यह सार्थक होगा झारखंड में भी। अभी तक किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड अगर पहल करता हो और आगे बढ़ता हो तो ये एक अनूठा राज्य होगा। और माननीय सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में झारखंड पहला राज्य होगा जहां सीपीए झारखंड शाखा की बैठक होगी और विधायिका कार्यपालिका के समन्वय और विधायिका की मजबूती के ऊपर हम सार्थक चर्चा कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आप तमाम लोगों को विचारों को संकलित करते हुए आगे इसको मजबूत करने के लिए और इसके निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक कदम है, और विशेष करके जो आने वाला पीढ़ी है, जो कल हम तमाम लोगों के भूमिकाओं में खड़े दिखेंगे, उनके लिए भी क्या शिक्षा होगा, उन लोगों ने भी हम लोगों से क्या पाएंगे, और फिर आने वाला समय का जो मार्गदर्शन है करने में लोगों को सहूलियत होगा। इन तमाम विषयों को चर्चा करके नियम के अनुसार हम आपके साथ किन किन लोगों को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को समन्वय स्थापित करके इसको सुदृढ़ करने की दिशा में कार्यशाला कर सकते हैं या नहीं, इसका जानकारी हासिल करने के बाद हम निर्णय लेंगे। और विशेष करके आज शनिवार है और विधानसभा आहूत है। बहुत सारे माननीय सदस्य सीपीए के मेंबर होने के बावजूद भी क्षेत्र में व्यस्ततम कार्यक्रम रहने के कारण मुझे सूचना देकर के उपस्थित नहीं हो पाए। हमें आने वाला समय में निश्चित रूप से इस पर ध्यान रखेंगे कि हम लोगों का दिन का निर्वाचन ऐसा हो ताकि माननीय पूर्व अनुभवी सदस्य और साथ में तमाम माननीय सदस्य जो सीपीए के मेंबर हैं, इन लोगों को एक साथ बैठाने के लिए निर्णय लेंगे और उसमें प्रयास करेंगे ताकि उन लोगों का जो उपस्थिति है वो निश्चित रूप से 100% हो। और मैं समझता हूँ ऐसा करने के बाद ही हम जो लोकतंत्र के अधीन जो शासन व्यवस्था है इसको सुदृढ़ कर सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे। आप तमाम लोग ससमय इस बैठक में भाग लिए, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को हृदय से नमस्कार भी करता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।